सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। मतलब यूपीएससी किस हिसाब से क्वेश्चन पूछते वो देखना, आपको डिकोड ही नहीं हो पाएगा वहां पे कि ये सिंपल इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है कि नहीं लगाना है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसा मानिए आपने एसएससी का कभी पेपर देखा होगा तो उसमें तो डायरेक्ट बोल देता है कि सिंपल इंटरेस्ट व कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर जैसा मान लेते हैं एप्टीट्यूड का सबसे जो हायर पेपर होता है वो होता है कैट का पेपर होता है, ठीक है, उस पे भी लिखा रहता है लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इस पे क्या होता है यूपीएससी का क्वेश्चन में, ऐसा कुछ डायरेक्टली लिखा नहीं रहेगा, आपको समझना ही होगा चीजों को। तो ये जब टॉपिक करेंगे आप इस टॉपिक को एज अ फॉर्मूला बेस्ड मत सोचना। अगर आप फॉर्मूला बेस्ड समझे इस टॉपिक को तो आप उसकी क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे चीजें जो अप्लाई करना चाहिए। तो आपको समझना होगा टॉपिक क्या है। क्लियर? तो बेसिक तो आपके पास आइडिया है ही, बेसिक तो यू हैव द आइडिया। बेसिक आइडिया क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिक आइडिया बता दो। वेरी गुड। डिडक्ट नहीं होता है वो तो बैंक आपको देते हैं। आप जैसा एफडी रखो, एफडी का वो करोगे मतलब एफडी का वो करोगे ना तो आपकी वो लिख के दे देगा, जैसा 6.5% देगा कि 7% देगा वो आपको एफडी बता देगा, तो वो 6.5% हर साल आपको दे देगा। ठीक है, वो है उसकी बात। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब हो गया, अगर लिटरल सेंस पे देखा जाए तो वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बैंक के साथ आप जैसा रखते हो सेविंग अकाउंट पे पैसा, है ना, तो सेविंग अकाउंट पे क्या देता है वो 4-4.5% देता है। बैंक टू बैंक डिफर करता है थोड़ा सा परसेंटेज के हिसाब से। ये जो 4-4.5% होता है वो बैंक डिसाइड कर देता है। आरबीआई का तो होता ही है, नॉर्म्स तो होता ही है। लेकिन जब आप लोन लेने जाओगे बैंक से, लोन की जरूरत पड़ता ही है, बहुत सारे लोन की जरूरत पड़ता है। हमें इतने इंटीग्रिटीज पे नहीं जाना है कि हम लोग एकदम बैंकिंग के बारे में समझने लग जाएं। हमें समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या चीज। कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है कि अगर आपने लोन लिया बैंक से तो बैंक हमेशा आपको कंपाउंडेडली चार्ज करेगा। बैंक कभी भी आपको फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं चार्ज करता है। मतलब इसका मतलब थोड़ा सा समझा दूं और, मानो आपने बैंक से 100 रुपया लिया, लोन लिया आपने, लोन लेने के बाद उसको चुकाना स्टार्ट किया आपने, ईएमआई बनाया 10-10 रुपया का। 10-10 रुपया नहीं, वो तो वो बोलेगा कि आप 1 साल से ऊपर लो, तो 5-5 रुपया के ईएमआई बनाया आपने। ठीक है, तो पहली बार आपने जब उसकी इंटरेस्ट चुकाया 100 रुपये में चुकाया, अगली बार क्या करेंगे फिर 95 रुपीज पे, क्योंकि आपने 5 रुपया दे दिया, प्रिंसिपल से 5 रुपया दे दिया, फिर 95 पे इंटरेस्ट चुकाएंगे आप। तो इसलिए हमेशा बैंक चार्ज करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। वो कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा किस पे डिपेंड होता है? प्रिंसिपल अमाउंट में जितना बचे नहीं, वो जैसा मानो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहा हूं मैं बहुत ज्यादा। बैंक मतलब ऐसा रैंडमली थोड़ी बोल सकता है कि मुझे इतना इंटरेस्ट दे दो। हाँ, तो रेट कैसे डिसाइड करता है? हाँ, रेपो रेट पे। वो तो टेक्निकल हो गया। हाँ, जरूरी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट बैंक का है, लेकिन प्राइवेट बैंक उससे ज़्यादा ले लेगा। लेकिन वो जो रेपो रेट है, आपने सुने होगा जब भी, अब ये इस बार आया था रेपो रेट कांस्टेंट रह गया, तो जब रेपो रेट का फिगर आता है तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होते हैं? बैंक क्यों खुश होंगे? पीपल भी नहीं खुश होते हैं। हाँ, जो बिजनेसमैन बिना लोन का कैसे काम करेंगे? कोविड में तो मतलब आधे टेन्योर में लोन खत्म हो गया लोगों का। हाँ, क्योंकि देखो सर्विस क्लास को इतना लोन की जरूरत नहीं पड़ता है।
आप कितना लोन ले लेंगे? 1 करोड़ तक ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बिजनेसमैन का तो 100 करोड़ भी कम पड़ता है उनको, ठीक है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस ऑल्सो। तो सबसे आप ज़्यादा देखना, उनको कुछ समझ में आए ना आए पूरी बैंकिंग सिस्टम में, वो पक्का समझ में आता है कि आरबीआई ने रेपो रेट कितना निकाला, ठीक है। रेपो रेट अगर बढ़ गया, अगर 0.25, मतलब बोला जाता है ना, कैसे बोलता है, 0.25 पॉइंट्स बोलता है ना, 0.25 पॉइंट्स पे 25 बेसिक पॉइंट्स है, मतलब 0.25 बढ़ा, तो इधर अगर 0.25 भी बढ़ गया तो वो 0.5 बढ़ा देता है, ये होता है। तो बैंक जो लोन देने का जो इंटरेस्ट को डिसाइड करता है, वो डिसाइड होता है रेपो रेट, जो आरबीआई डिसाइड करते हैं, क्लियर। वो पब्लिक को थोड़ा खुश भी रखना होता है, रेपो रेट थोड़ा कांस्टेंट रख के। गवर्नमेंट से प्रेशर भी तो होता है थोड़ा, हर बार थोड़ी बढ़ा सकते हैं आप। तो एसआई का तो फॉर्मूला आपको पता है, इंटू R/100। रेट जो होता है आपका क्या होता है, परसेंटेज पे होता है, इसलिए R/100 हो गया। और आपका जो वो लिखा रहता है एफडी का कागज पे, पेपर पे लिखा नहीं रहता है कि इतना पैसा मिलेगा 1 साल बाद 2 साल बाद, वो ऐसा लिखा रहता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ऐसा लिखा रहता है। आप देखना, कोई भी छोटा से छोटा अमाउंट पे भी वो लिख के देगा आपको, क्लियर। तो ये होता है आपका पैसा होता है जो आप लगाते हो, जो आपको माने सीनियर सिटीजन को बोलते नहीं 7% दे देंगे, 7.5% दे देंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो आपको बोल देगा 6% दे देंगे, 6.5% दे देंगे। लेकिन बैंक जब लोन देता है वो तो 6-6.5 में नहीं देता है। 13 तो आप बोल रहे हो पर्सनल लोन की, मतलब बड़ी अमाउंट की लोन की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर सिंपल 9-10 की चलता है, अगर घर पे ले रहे हो तो वो सिक्योर्ड फंड होता है उनके लिए थोड़ा सा। तो जब सिक्योर्ड फंड होता है तब वो क्या चलता है, 9-10 पे चलता है। तो 9-10 पे चल रहा है, मतलब आपको दे रहा है 6.5, आपको कितना दे रहा है वो 6.5, लगा हो रहा है 9.5, तो 3% उसका इनकम होता है, 3% उसका इनकम होता है। 3 वो नहीं कमाएगा तो बैंक क्या, बैंक तो बिजनेसमैन ही है एक तरह से। बैंक अगर नहीं कमाएगा तो कैसे बैंक चलेगा? इतना बड़ी बड़ी जो मतलब लोकेशंस देखा करो बैंक की, है ना, तो उस लोकेशन में बैठने का भी रेंट होता है, तो कैसे चलाएगा? अब बैंक के पास तो पैसा नहीं होता है बैंक के पास पैसा? वो नहीं होता उसके पास। वो क्या करते हैं, आपसे ले लिया, आपको बोला अट्रैक्टिव वो है, ये है, रेट है, आपसे 1 लाख ले लिया, ये 1 लाख वहां पे फंसा दिया उसने। लोगों की जरूरत सबसे ज्यादा लिमिटेशंस किसकी है? रिसोर्सेस की, है ना। रिसोर्सेस का ही उसने वो बैंक बहुत अच्छा चीज है, आप देखोगे वो रिसोर्सेस को खेलना आता है उससे। यहां से लेगा, यहां पे दे देगा। वो आपको दे रहा 6,500, 1 लाख पे अगर 1 साल का माना जाए, वो 1 साल पे ले लेगा 9,500, 3,000 जो कमा रहा है, तो वो तो 1 लाख की बात कर रहा हूं मैं, करोड़ों पे सोचो आप, ठीक है। तो 3,000 जो है उसकी इनकम है। लेकिन आपने अगर कभी भी बैंक से लोन लिया किसी भी पर्पस के लिए, है ना, तो बैंक का आप एक देखना, वो आपको बार बार फोर्स एक चीज करेगा। आप नोटिस करते हो कि नहीं, वो बोलेगा 1 साल के लिए मत लो, आपका ईएमआई का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? ईएमआई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। आपको हमेशा फोर्स करेगा आप 1 साल से ऊपर लो, जितना टेनियर बढ़ा सकते हो उसका उतना ही प्रॉफिट है लोन में आपने अगर 10 साल के लिए खुश हो जाएगा, आपको तुरंत वो कर देगा। लेकिन अगर आपने बोला नहीं मुझे 1 साल में ही देना है, तो फिर वो क्या करते हैं, कमीशन लेता है। वो बोल देता है 1 साल में दोगे तो 5% कमीशन ले लेंगे, प्रिंसिपल बचा हुआ प्रिंसिपल पे। अगर आपने दूसरे साल पे दिया, मतलब 1 साल कमाया उसने, फिर दूसरे साल पे रिपे किया, तो बोल देगा 4% देना पड़ेगा बचा हुआ प्रिंसिपल पे। वो देना ही पड़ेगा आपको, तभी वो बैंक का खाता क्लोज करेगा। ये नहीं कि मैं नहीं दूंगा तो वो नहीं क्लोज करेगा, फिर वो आपका पेंडिंग, और वो सारे ऑनलाइन पे सर्कुलर हो जाता है वो बैंक का। मतलब अब जो करने वाले फ्रॉड है वो कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए उतना आसान नहीं रहता है चीजों का। तो क्या है हमारा जो सीआई कैसे कैलकुलेट होता है, पहले अमाउंट से कैलकुलेट होता है, P of 1 + R/100 होल रेज़ टू पावर ऑफ n। n क्या होता है आपका?
ईयर्स नहीं होता कि कितना टाइम पीरियड पे ले रहे हैं आप लोन, है ना। हो सकता है आप 1.5 साल के लिए ले रहे, हो सकता है 2 साल के लिए ले रहे, 2.5 साल के लिए ले रहे। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप बैंक को देते हो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, A माइनस P। लेकिन हम लोग इतना कैलकुलेट नहीं करते, कौन इतना कैलकुलेट करे। हम लोग सीधा सीधा वो बोल देता है हर महीने इतना EMI होगा। आप EMI के अमाउंट पे ज़्यादा फोकस करते हो इनकम के रिलेट करके, होता है ना। आपका इनकम अगर 1 लाख है तो आप क्या देखोगे कि 15-16% तो मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कितना वो कमाएगा वो, आप परसेंटेज के हिसाब से देखते रहते हो चीज़ों को। तो ये होता है बैंक का इनकम। अब बैंक का इनकम होता कैसे वो थोड़ा सा देखते हैं। मानो कि मैंने बैंक के पास 100 रुपये FD पे रखा, प्रिंसिपल बोलो बस सम बोलो, बात एक ही है ना। कितना रखा? 100 रुपये FD पे रखा, 1 साल के लिए रखा है, और रेट भी बैंक बहुत अच्छा दे रहा मुझे 10%, जो आज के डेट पे पॉसिबल नहीं है। कितना भी बड़ा अमाउंट रखो, कितने साल के लिए भी रखो, 10% वो नहीं देगा आपको, क्योंकि वो 10% तो चार्ज ही भी नहीं कर सकते लोन के ऊपर, फिर RBI का नॉर्म्स आ जाता है, तो वो नहीं देगा आपको। फिर भी हम लोग जस्ट कैलकुलेशन के लिए ले लिया। तो ये मेरा FD का वो है, तो मुझे 1 साल बाद, मतलब 1 साल बाद कितना मिलेगा वो देखते हैं। तो SI कैलकुलेट कर लेते हैं। SI क्या होता है? 100, टाइम होता है 1, रेट क्या होता है? 10/100। ये हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। आपको SI कितना मिल रहा है? 10 रुपये मिल गया। तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा? 100 आपने लगाए थे प्लस 10 SI हो गया, तो 110 मिल गया आपको। क्लियर? अगर ये T 1 साल की जगह पे 2 साल हो जाए, 1 साल की जगह पे ये 2 साल हो जाए, 2 साल के लिए आपने FD रखा, तो 2 साल के लिए FD रखा, तो P हो गया 100, R हो गया आपका वही 10%। तो आप देखो SI कितना बनेगा? SI वही बनेगा 100 इंटू 2 इंटू 10/100, ये कैंसिल 20 रुपया। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 1 साल का 10 रुपया, दूसरे साल पे 20 रुपया मिलेगा, 2 साल के लिए रखे तो आपकी जो अमाउंट बना वो कितना बना? 100 प्लस 20 विच इज 120 बन गया। क्लियर? वो सब टेक्निकलिटीज में मत जाओ कि रिकरिंग FD होगा, वो होगा कि 110 पे भी मिलना चाहिए, वो तो अलग बात हो गया। हम लोग जब इसको डिस्कस कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम को नहीं डिस्कस कर रहे, हम समझ रहे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन उस तरह से नहीं आएगा, हमारा क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे आएगा। तो आप ये मत सोचो कि मैंने 110 रखा, अगर रिकरिंग FD है तो अगले साल कितना में मिलना चाहिए, मेरा प्रिंसिपल तो 110 हो गया, तो ज्यादा मिलना चाहिए ना 20 रुपया से, लेकिन वो सब बात नहीं कर रहा हम लोग। अगर मैंने वही चीज क्या किया, लोन ले लिया बैंक से, 100 रुपए का लोन उठा लिया, तो 100 रुपए का अगर लोन उठाया मैंने, 100 रुपए का लोन उठाया, 1 साल के लिए उठाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रखा मैंने 10%, वही रखा मैंने 10%। तो मुझे कितना CI देना होगा देखते हैं। A इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 100, 1 प्लस P हो गया 100, 1 प्लस 10/100 का N हो गया 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया 11 ये कितना हो गया 110 हो गया। तो मेरा CI कितना हो गया? दैट इज 110 माइनस 100, 10। तो आप समझ रहे हो, अगर रेट सब कुछ सेम हो तो बैंक बीच पे कुछ नहीं कमाएगा अगर 1 साल के लिए लेते हो आप। इसलिए बैंक कभी भी आपको क्या देगा? लुक्रेटिवनेस देगा कि आपकी EMI कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। आप अगर आप मानो कि आपने कुछ पैसा लिया भी, फिर आप बता रहे हो कि रीपे करना है मुझे, तो बोलेगा 10 ईयर को बढ़ा, 10 ईयर सेम रहने दो, 10 ईयर को कम मत करो, है ना। क्यों नहीं? क्यों कि जितना 10 ईयर है उतना ही उसके लिए अच्छा है, वो आपको दूसरी पे पता चलेगा कि उसने क्या किया, आप T को 2 कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। तो A कितना हो गया आपका 100 इंटू 1 प्लस 10/100 ऑफ द 2, ये कितना हो गया 100 इंटू 11/10 का होल स्क्वायर, 10 प्लस 1 11/10 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 100 इंटू 121/100, ये कितना हो गया? CI कितना हो रहा है आपका? आप समझ में आया क्यों वो बोलता है? आपको दिया 20 रुपया,
उसने कमाया 21 रुपया, जब सब कुछ सेम है तब भी वो कमा लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, क्योंकि ये जो 10 रुपया है इस पे भी उसने 10% कमा लिया आपसे। ये जो 10 रुपया है ना उससे भी उसने 10% कमा लिया। तो बैंक आपको कभी भी लोन इस हिसाब से नहीं देगा। दे सकता है कि अगर आपकी अच्छी जान पहचान है ये मिलता है ना, नहीं तो इतना हुआ कैसे ये सारी चीजें। नहीं होता है। नहीं मतलब जान पहचान हो जाए तो खुद का बैंक होना चाहिए। हाँ, खुद का बैंक तो फिर तो हाँ, जैसा येस बैंक वाला केस है। बिना इंटरेस्ट के वो लेंगे। नहीं, बिना इंटरेस्ट के कैसा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठा हुआ है आपका सिर के ऊपर, आप इतना बड़ा बिजनेस चलाओगे, आप क्या वहां पे मनमानी थोड़ी करोगे, आपको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा मतलब कैमरा की तरह बैठा हुआ है आपके ऊपर। और है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कर, फैमिली वाले हो गए सब। नहीं वो नहीं कर, आरबीआई बैठा हुआ है, फिर आरबीआई का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है बैंक। होता है और वो हमेशा आपका वो रखेगा, चेक एंड बैलेंस रखेगा। तो ये समझ में आया आपका बैंक कैसे कमा रहा है, ये इस हिसाब से कमाते रहता है वो, ठीक है। तो अब इसके एनालिसिस को देखो, आपको ये नहीं कि कैलकुलेशन पूछा जाता है, एनालिसिस को देखो। यहाँ पे अगर पहले साल के लिए हुआ T अगर 1 है तो जो CI है और जो SI है वो सेम है। तो ये बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है, फॉर फर्स्ट ईयर क्या होता है, CI इज इक्वल्स टू हो जाता है SI, मतलब फॉर 1 ईयर व फर्स्ट ईयर जो भी बोलोगे, एक साल के लिए हमेशा अगर सब कुछ सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो आपका हमेशा क्या होगा, CI विल बी इक्वल टू SI। और इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि CI माइनस SI क्या हो जाएगा, 0। डिफरेंस क्या हो जाएगा उनका, 0 हो जाएगा। क्लियर। दूसरी, अब दूसरा एनालिसिस को देखो, बढ़ता कब है, सेकेंड ईयर से 21, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 1 रुपया आया। तो बोला जाता है फॉर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब जैसा फॉर 2 इयर्स ले लिया, अगर फॉर 2 इयर्स ले लिया मैंने, तो 2 इयर्स मान के चलो CI माइनस SI दे रखा है D, डिफरेंस जो 1 रुपया है इस केस पे, इस केस पे क्या है, D दे रखा है द डिफरेंस। तो हम लोगों को ये दे रखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा, तब हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, फिर कैलकुलेशन बढ़ जाता है हमारा। तो ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है ये सिर्फ 2 साल के लिए है, जिस पे आपको डिफरेंस दे देगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा, चाहे SI के लिए हो चाहे CI के लिए हो, दोनों के लिए सेम होगा। आपको बोलेगा प्रिंसिपल निकाल के दो। तो आप अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करना शुरू किए, जैसा पहले CI के लिए किए फिर SI के लिए किए, यही डेरिवेशन आएगा। ये एक्चुअली डिराइव्ड फैक्ट है, ये मत सोचना कोई ये शॉर्टकट है, इट इज लाइक अ डिराइव्ड फैक्ट, ठीक है। 3 साल के लिए क्या होगा, अगर 3 साल तक ही चाहिए, क्योंकि 4 साल के लिए फिर केस चेंज हो जाता है थोड़ा सा। अगर 3 साल के लिए हुआ तो CI माइनस SI मानो D दे दिया, ठीक है, CI माइनस SI दे दिया D। तब क्या एक्सप्रेशन होता है, तब एक्सप्रेशन होता है D इज इक्वल्स टू P R स्क्वायर। R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 300 प्लस R बाई 100 क्यूब। ये भी डिराइव्ड है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर आप एक्चुअल पुट करोगे तो आपका यही आएगा। तो इंस्टेड ऑफ ये दोनों फॉर्मूला मैं बोलूंगा थोड़ा सा याद रखने के लिए, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत बढ़ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, नहीं तो कैलकुलेशन अननेसेसरली बढ़ जाएगा। ऑप्शन से भी होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन द प्रॉब्लम क्या होगा, फिर वो उस पर 4 ऑप्शन होगा, और इस टॉपिक पे ऑलरेडी थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, तो फॉर्मूला में पुट करने में थोड़ा सा इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है। 4 साल के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ये हो जाएगा 1 प्लस आर रेस टू पावर ऑफ द 4, है ना। जब r रेस टू पावर ऑफ 4 होगा तो बाइनोमियल थ्योरम यूज हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 1 है, ये 4 हो जाएगा। तो वो सब है नहीं हमारे सिलेबस पे, तो 4 के लिए इसलिए जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ 2 ही वाला केस याद रखना होगा कि
पहला साल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है हमारा इस टॉपिक पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है फर्स्ट ईयर व 1 ईयर पे। बहुत सारा क्वेश्चन में आप देखना कि वो पर एनम बोल दिया, ध्यान से सुनो, पर एनम बोल दिया, तो उस केस पे आपके पास चॉइस रहेगा, आप चाहे सीआई करो एसआई करो, दोनों केस पे सेम रहेगा। आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या अप्लाई करना है। वो देखना क्वेश्चन में ना बोलेगा सीआई है ना एसआई है, लेकिन पर एनम बोल दिया, तो पर एनम में आप कुछ भी अप्लाई करोगे आंसर सेम आएगा। 2 साल और 3 साल के लिए थोड़ी सी फॉर्मूला को याद रखना होगा। क्लियर? और क्यों याद रखना होगा? अगर आपने कैलकुलेशन किया अननेसेसरीली वो कैलकुलेशन एरर भी आ सकता है, इसलिए। तो दीज आर द 2 फॉर्मूला आई रिकमेंड टू रिमेंबर द पार्ट। आइडिया क्लियर हुआ? अब क्या है, अब देखो आइडिया को समझो। अब आपको ना ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला जाता है वो कि आपको एससीआई अप्लाई करना है। जैसा मानो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करें, तो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन क्या होता है? ऐड होता है कि मल्टीप्लाई होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो बैक्टीरिया की बात किया तो जैसा आज एक क्वेश्चन किया था ना, इन्होंने पूछा कि आपको अगर क्वेश्चन याद होगा कि एन बैक्टीरिया से स्टार्ट किया और 4 घंटे बाद आफ्टर 4 आवर्स वो कितना हो गया? 3n बैक्टीरिया। और हमें पूछा गया क्वेश्चन में 20 घंटे के बाद क्या होगा, आफ्टर 20 आवर्स क्या होगा उसकी फिगर। ठीक है, तो एक तरीका तो उससे कर दिया जो लिखा था। अब देखो मैं इसको कर देता हूं इस तरह से, a इजिकल्स टू p 1 प्लस r बाई 100 होल रेज टू पावर ऑफ n, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता है तो कंपाउंडेडली ग्रो करेगा। ये इंफॉर्मेशन दे रखा है मेरा, इनिशियली n है, तो ये 3n हो गया इजिकल्स टू n 1 प्लस r बाई 100 होल रेज टू पावर ऑफ 4। ये कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया? 3 इजिकल्स टू 1 प्लस r बाई 100 का होल 4 हो गया ना? ये हो गया। हमें पूछा है 20 घंटे बाद क्या होगा, तो 20 घंटे बाद मतलब a कितना हो जाएगा? दैट इज a इजिकल्स टू p 1 प्लस r बाई 100 होल रेज टू पावर ऑफ 20, n की वैल्यू। तो p क्या है? n ही है। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस r बाई 100 का होल 4 इंटू 5, 20 को ऐसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू ऑलरेडी 3 है, निकाल लिया। ऑब्जर्वेशन देख रहे हो आप? तो ये क्या हो जाएगा आपका? वही था, उस पे भी 3⁵ आ रहा था। तो वहां पे बोल के नहीं देता ये, आप ये सोचोगे कि जैसा पॉपुलेशन की बात किया, ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, जो 1.4 के ऊपर है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन की बात किया तो क्या हो रहा है? वो ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है। तो जब पॉपुलेशन की बात कर रहा है, बैक्टीरिया की बात कर रहा है, तब ये क्या होता है? मल्टीप्लाई। अनलेस एंड अनटिल वो कोई अदर इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है। तो डोंट एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी द डायरेक्ट। पहली बात ये समझ जाओ। आप ये सोच रहे हो कि इस टॉपिक पे हमें बोल देगा कि SICI और हम अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड। बेसिकली जो पॉपुलेशन का पार्ट होता है, चाहे वो बैक्टीरिया का हो चाहे ह्यूमन पॉपुलेशन हो, जनरली वी रेफर टू द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला से। बाकी चीज जो है इट विल बी डिस्कस्ड अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर पर एनम की बात किया, 1 साल की बात किया, सॉरी, तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? तो यही है इस टॉपिक पे। दिस इज ऑल अबाउट द। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि जैसा आपने स्कूल लेवल पे किया था ना, कंपाउंडेड क्वार्टरली, है ना, ये सब यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं होता है। यूपीएससी का क्वेश्चन उसको पता है, वो सब पूछ के टाइम वेस्ट हो रहा है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, वो सब पूछ के उसका समय वेस्ट हो रहा है। वो ऐसा चीज पूछेगा जो उससे वो पता चल जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितना है इस टॉपिक के बारे में। तो आपका कैलकुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम ओवर हियर, द प्रॉब्लम विल बी टू अंडरस्टैंड विच पार्ट टू अप्लाई। जैसे एक ही क्वेश्चन को 2 पार्ट पे कर दिया।
क्लियर? तो आप देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कोई डाउट है इसके बारे में? सॉरी। तो ये सब फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना? ये भी फॉर्मूला पता है आपको। पहला क्वेश्चन सिंपल है। बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। सम का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। सम बोलो, प्रिंसिपल बोलो, बात एक ही है। इज 9/16 ऑफ द सम, मतलब मेरा SI कितना हो गया? 9/16 ऑफ द P हो गया, यही बोला है। फाइंड द रेट, परसेंट एंड द टाइम इन ईयर्स इफ बोथ आर इक्वल। दोनों अगर क्या है? इक्वल है। तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट लगाना ही है, क्या कर सकते हैं, जब जो बोला है वो लगाना ही है हमें। तो मेरा क्या हो जाएगा इस केस पे? दैट इज SI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P इंटू T इंटू R/100, ये होता है। SI कितना दे रखा है? 9/16P, 9/16P दे रखा है आपका, P ले ही रखा है। ये दोनों इक्वल है तो XX ले सकते हैं। दोनों अगर इक्वल है तो दोनों को एक्सेस ले लेंगे, क्योंकि बोला है टाइम और आपकी जो रेट है दोनों इक्वल है, सेम है। तो ये क्या हो गया आपका? ये PP कैंसल आउट हो गया, तो आपका क्या हो गया? ये x² हो गया। तो x²/100 विच इज इक्वल्स टू 9/16। तो x की वैल्यू कितना हो गया? 9/16 इंटू 100 स्क्वायर है। हाँ, तो अब क्या हो गया? अगर मुझे x निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। हाँ, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो जाएगा। है ना? 7.5। तो रेट वाइज तो 7.5% हुआ, लेकिन टाइम वाइज कितना हो गया? 7 साल 6 महीने, क्योंकि टाइम कभी भी पॉइंट पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे दे रखा है, हाँ यहाँ पे दे रखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी भी टाइम जो होता है डेसिमल में नहीं लिखते हम लोग क्या लिखते हैं? ईयर देन मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे तो ऐसे ही हम लोग जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया 7.5% एंड 7.5 ईयर्स। क्लियर? आइडिया इज क्लियर? सिंपल है। अगला क्वेश्चन आप करो। लिख लिया आपने? हो गया? ओके। अब ये क्वेश्चन देखो आप। इस क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ में आया कि ना वो SI दे रखा है ना वो CI दे रखा है। क्वेश्चन इस तरह से होता है। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? पर एनम। पर एनम का मतलब क्या हो जाएगा? आप कुछ भी अप्लाई करेंगे आंसर सेम आएगा। हम लोग पहले ही उसका एनालिसिस निकाल लिया था। तो क्या अप्लाई करेंगे? CI करेंगे कि SI करेंगे? SI सिंपल है। कौन करेगा CI? ठीक है। क्वेश्चन का मतलब है कि आपने अगर 3,000 रुपया 5% पे किया और कुछ अमाउंट मतलब X अगर आपने 8% पे किया, हाउ मच मोर? दैट इज X इज द अमाउंट यू इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 8%।
तो ओवरऑल आपका कितना आना चाहिए? 6%। ठीक है, टोटल पे। तो टोटल आपका हो गया 3000 प्लस एक्स। टोटल में आपका प्रिंसिपल जो हो गया 3000 प्लस एक्स, उसको 1 साल के लिए करेंगे और उसकी रेट ऑफ परसेंट है, यही है P इंटू टी इंटू आर। और ये हो गया 3000 इंटू 1 इंटू 5/100 प्लस x इंटू 1 इंटू 8/100, वो टोटल ही आना चाहिए 1500। क्लियर? वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन में हो जाएगा जो जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे थे ना, क्योंकि ओवरऑल बोला है। अब देखो कहां अप्लाई कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बोल रहे थे ना उस पे नहीं होगा, इस पे हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल बोला है। तो ओवरऑल का मतलब क्या हो गया? एवरेज हो गया। एवरेज हो गया 6%। ठीक है, वो जो 6 है दोनों के बीच पे लाई कर रहा है, तो जो एवरेज वैल्यू है वो दोनों के बीच पे लाई कर रहा है, क्योंकि एलिगेशन का ये मैंडेटरी रूल है। तो मेरा क्या हो गया? 5%, 8% और एवरेज क्या हो गया? 6%। क्लियर? अगर हमें कैलकुलेशन उस हिसाब से नहीं करना है, क्योंकि एलिगेशन का प्रोसेस तो हम लोग कर चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2%, ये कितना हो जाएगा? 1, मतलब 2:1 की रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगा। रेशियो पे आता है ना, जब एलिगेशन का प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट, जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? रेशियो मिलता है। तो रेशियो मिलता है तो ये क्या हो जाएगा? ये अगर 3000 है, 2 के लिए अगर 3000 है, तो ये कितना होने चाहिए? 1500। हाँ, वेरी गुड। क्लियर? तो कहां अप्लाई, कहीं पे भी अप्लाई होता है, लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए ना, बिना कंडीशन सेटिस्फैक्शन का नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। $15,000 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया गया। एक पे 7% पर एनम है, दूसरे पे 4% पर एनम है। ओवरऑल उसकी जो इंटरेस्ट है 900 रुपया है। तो कितना अमाउंट उसने 4% पे दिया? ये जो इंटरेस्ट है आपका, ये अगर आप देखेंगे, ये जो आपका इंटरेस्ट है ओवरऑल इंटरेस्ट है, मतलब दोनों अमाउंट की इन्वेस्टमेंट पे है 900। बोला है ना, इफ द एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल मतलब 1 साल के लिए बोल रहा है, वो है 900। तो उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क दिख रहा है आपको? उस क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा था, इस पे अमाउंट दे रखा है, मतलब एसआई दे रखा है। तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, हम लोग को कैसे निकाल? SI इज इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू R/100, ये होता है। ये 900 हो गया, ये 15,000 है, 1 साल के लिए है, हो गया ना। 5,000। ये कितना हो गया? 6, मतलब एवरेज कितना हो गया आपका? 6%। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? इस पे जस्ट एक ही स्टेप करना था। ये भी मिक्स कर ऑब्वियसली, मतलब मैं समझा रहा हूं कि आपका उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में इतना ही डिफरेंस है कि वो ये वैल्यू दे रखा है, उस पर डायरेक्ट दे रखा था। लेकिन हम हमेशा आप जानिएगा कि वो परसेंटेज नहीं भी देगा, वो वैल्यू ही देगा, ताकि आप थोड़ी सी, 15,000 into 100 किया तो हाँ, वो कैसे आया? इसी से आया ना, यही तो आया। SI इज इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू R/100, 6% जो आया। डायरेक्ट किया हमने 900 अपन 15,000। अरे तो 900 अपॉन 15,000 किया, तो अब कैसे किया? यही तो है। नहीं, वो परसेंटेज वाला अप्लाई किया यहाँ पे कि मतलब
एक वैल्यू है। अच्छा, आपने तो बात तो एक ही है, इस पर क्या फर्क है? ये भी तो वही है, 900 बाई 15,000, ये 100 ऊपर जा रहा है, बात तो एक ही है। आप भी जो कर रहे हो वही सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो फ्लैट है वो चीजें। उसके बाद क्या हो गया, ये 7% है, 4% है, 6% है, सिंपल सा हिसाब है। तो ये क्या हो गया, 2 1, तो 15,000 को हमें किस रेशियो पे डिवाइड करना है? 3 पार्ट में डिवाइड करना है और एक पार्ट जो है 2:1। 2:1 मतलब कितना हो जाएगा? ये 10,000, ये कितना हो जाएगा? 5,000। बस एक एक लाइन पे हो जाएगा। लेकिन एलिगेशन कहाँ अप्लाई करना वो ध्यान रखना होगा, कहीं पे भी अप्लाई नहीं होता है। क्लियर? तो ये आप तो बोला है। अब क्या है, इस पे क्वेश्चन ऐसा ही होता है हमारा। हमें कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लगता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इन सब में क्या लगता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मेट। तो बोला है, इन अ पर्टिकुलर लैब एक्सपेरिमेंट अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया वाज फाउंड टू ट्रिपल इन 2 मिनट्स। ठीक है, फाउंड टू ट्रिपल मतलब क्या हो गया? अगर वो P है तो क्या हो जाएगा? 3P, और वो कितना मिनट पे होगा? 2 मिनट में। अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज, तो मतलब हो गया अमाउंट इज इक्वल्स टू, जो हमारा फॉर्मूला पता है, N हो गया, यही फॉर्मूला पता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, बैक्टीरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गया। तो ये क्या दे रखा है? 3P, ये क्या हो गया? P 1 + R/100, और N की वैल्यू क्या होगी आपका? 2 हो गया। N होता है नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये अगर देखा जाए तो आपका PP कैंसिल आउट हो गया, तो ये √3 हो गया, क्योंकि ये 2 को हटाने के लिए। ये हो गया 1 + R/100। तो √3 का वैल्यू कितना होता है? -1 = R/100। तो 0.732 × 100 कर देंगे तो R आ जाएगा। तो R का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? अप्रोक्सीमेटली 73% हो गया। तो ये हो गया जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। जो पॉपुलेशन का क्वेश्चन होता है, बैक्टीरिया, अनलेस एंड अनटिल अदर थिंग्स आर द मेंशन्ड। तो अगर नहीं मेंशन है तो आपको क्या करना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट के लगाना है। आगे भी बैक्टीरिया का क्वेश्चन करेंगे, लेटर ऑन ऑल्सो वी विल डू, बट वो डिफरेंट टॉपिक पे है। और कुछ पे है? ये वाला, इसका, ये तो बहुत सिंपल है आपका। देखो, ये है आपका 1/3 पॉपुलेशन चला जाता है ना, तो बचता कितना है आपका? 2/3 बचता है। और ये कितने बार हो रहा है? 6 साल तक हो रहा है। तो 2/3 × 2/3, ये कितना बार हो रहा है? 6 टाइम्स। तो ये हो गया 2/3 बच जाएगा आपके पास। तो 2⁶ कितना होता है? 2⁶ अपॉन 3⁶, लॉज ऑफ द इंडिसेस। तो 2⁶ कितना होता है? 64। ये भी यूपीएससी का ही है। क्लियर? और कौन सा है? बाकी हो गया? किसी को डाउट है किसी और क्वेश्चन में? 10th ये वाला? तो ये तो 3 साल का दे रखा है आपका। हाँ, 3 साल का दे रखा है आपका। तो 3 साल का हम लोग कल किया था, D = PR² 300 + R
बाय 100 क्यूब, ये किया था। तो डी इस पे कितना दे रखा है 27.27, तो वो लिख लिया। पी हमें फाइंड आउट करना है, आर स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये 303 हो गया अपॉन 100 का क्यूब, मतलब 300 प्लस 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा 303। अब एसी चल रहा है क्या? हाँ सर। नहीं, एसी बंद करा देता है ना, एसी हाँ। तो ये क्या है, इधर 100 जा रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 100 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 9, हाँ नहीं वो होगा ना उसमें रिमोट। पी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 9 इंटू 303 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। यहाँ से एक, क्योंकि 300 था, एक 100 ले लिया तो मेरा कितना हो गया 27, और बचा कितना, यहाँ पे 100 का स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे है P 27, तो P की वैल्यू कितना हो गया 100 का स्क्वायर विच इज 10,000। ये एसी मत चलाया करो। क्लियर? तो कैलकुलेशन इस तरह से दिया होता है कि आपका अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आसान हो जाता है, थोड़ी बहुत करना होता है। खोल दीजिए उसको। क्लियर?